हेलो एवरीवन। हाल ही में हमने अपनी इतिहास की कक्षाएं कंप्लीट की हैं और नेक्स्ट जो हमारे रीसेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से संबंधित देखने को मिलते हैं और क्योंकि समय कम है करंट अफेयर्स कवर करने के लिए और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में न लिख करके मैगज़ीन पे ही हाईलाइट करना शुरू करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस मैगज़ीन को कवर करेंगे। ठीक है, हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट मैगज़ीन है जिसमें लगभग दिसंबर 2023 तक की प्रमुख घटनाएं कवर की गई हैं, ऐसी ही एक मैगज़ीन को लेकर के हम अपनी करंट अफेयर्स की जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और ये इस मैगज़ीन में हम भारतीय घटनाक्रम को या नेशनल करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम छत्तीसगढ़ विशेष सीजी ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ये लगभग 100 पृष्ठ के आसपास का एक मैगज़ीन है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर किया गया है। ठीक है, ऐसा ही एक मैगज़ीन लगभग 15 जनवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ से संबंधित भी बाजार में उपलब्ध हो जाएगा और जल्दी ही हम उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ किन के लिए महत्वपूर्ण होगा? जो भी अभ्यर्थी अगले 2 महीने के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगले 2 से 3 महीने में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको कि जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करना है, उन सभी के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी के लिए ये वीडियो सीरीज़ महत्वपूर्ण होगी। आज की हमारी वीडियो इस वीडियो सीरीज़ का, करंट अफेयर वाली वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसी में हम शुरू करते हैं कि हमें इस सीरीज़ में या इस मैगज़ीन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु की तरफ अगर चलें तो हमें जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 में उससे संबंधित चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण खेल, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, नोबेल पुरस्कार, कौन से प्रमुख सम्मान या पुरस्कार बांटे गए, चंद्रयान 3 पिछले वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। ठीक है, G20 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इसके अलावा एग्जाम्स में आप प्रीवियस पेपर से उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स या इंडेक्स से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है क्योंकि हाल ही में कुछ नई कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, साइंस एंड टेक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कोरोना का समय था तो कोरोना के कुछ वेरिएंट्स के बारे में, उनके वैक्सीन के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो जब भी कुछ नया हो रहा होता है, जैसे कि इस वर्ष AI से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने, AI जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक था, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और साइंस एंड टेक में ही हमारे जो प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जो अंतरिक्ष मिशन रहे हैं, मून मिशन है, वो भी, उसको भी हम साइंस एंड टेक के अंदर ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है इनको हम बिल्कुल पेज बाय पेज देखते चलेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये समस्या होती है कि करंट अफेयर्स मैगजीन में भी क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इस चीज़ को सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, पृथक नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि भारत में इस वर्ष 2023 में कौन कौन से राज्यों में प्रमुख रूप से चुनाव हुए थे। तो सबसे पहले, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी हमारी प्राथमिकता है, तो हम छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इलेक्शन हुए हैं? तो इस साल आपको पता है छत्तीसगढ़ में विधानसभा के इलेक्शन थे, है ना। दिसंबर 2023 में इलेक्शन हुए और रिजल्ट आए। ठीक है, अब इस इलेक्शन में किस पार्टी को जीत प्राप्त हुई? तो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है, कितनी सीट प्राप्त की है? 54 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? कांग्रेस को 35 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक, इसके अलावा जो एकमात्र
किसी दूसरी पार्टी को प्राप्त हुई है, बीजेपी कांग्रेस तो नेशनल पार्टीज़ हैं, जो एक लोकल पार्टी या जो स्थानीय राज्य स्तरीय जो पार्टी है, एक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसको यहाँ पर एक सीट प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार भारत के छत्तीसगढ़ के टोटल 90 सीटों पर इस चुनाव के रिजल्ट जारी हुए थे। ठीक है, अब क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आई है, 54 सीट लेकर के आई है, तो बीजेपी के ही प्रत्याशी थे विष्णुदेव साय, इनको क्या बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हुए हमें इस बात की भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री का भी प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 9 अलग अलग विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा पॉलिटी का भी डायरेक्शन आपको समझना चाहिए। ठीक है, जब आप विधानसभा इलेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं तो पॉलिटी का जो एंगल है उसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। पॉलिटी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, कितने मंत्री हो सकते हैं, तो आप थोड़ी देर सोचिए, इसका आंसर हम थोड़ी जैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर की चर्चा करेंगे वहाँ पर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो 2 प्रश्नों के आंसर देना है। छत्तीसगढ़ में मिनिमम और मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, संविधान में कितने मंत्री होने का प्रोविजन किया गया है, ये दोनों चीज़ों का आंसर आप सोच के रखेंगे। ठीक, अब हम इलेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार बीजेपी जो है वो 2023 के दिसंबर 2023 में इलेक्शन जीत करके आई है। उसके बाद में एमपी में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। एमपी में चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आई है, एमपी में भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 163 सीट्स प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और वहाँ पर टोटल कितनी निर्वाचन सीट्स हैं, 230। वहाँ पर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, मोहन यादव को। अच्छा, अलग अलग राज्यों में विधानसभा में कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए हैं, कौन कौन से विभाग बांटे गए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि अभी रिसेंटली कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुए हैं और कौन कौन से राज्यों में किस पार्टी की सरकार बन करके आई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम चांस है पूछा जाए। जिस पार्टी जो वहाँ पे चुनाव जीत करके आई है उसने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त किया है, ये संभावना बनती है कि पूछा जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में भी चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पे भी बीजेपी जो है वो चुनाव जीत करके आई है। कितनी सीटों पर, 115 सीटों पर वहाँ पे इलेक्शन जीती है। ठीक है, और बीजेपी के प्रत्याशी भजन लाल शर्मा को क्या बनाया गया है, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 199। इसी प्रकार तेलंगाना में भी चुनाव हुए। तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत करके आई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतिहास पढ़ते समय अभी हमने कांग्रेस की चर्चा की थी खूब डिटेल में। ठीक है, उनके अलग अलग अधिवेशनों की चर्चा की थी। तो तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीत करके आई है। तेलंगाना में टोटल 119 विधानसभा सीटें हैं और रेवंत रेड्डी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद में मिजोरम में भी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और मिजोरम में जो पार्टी चुनाव जीत करके आई है इसका नाम क्या है, जोरम पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट। 1-2 बार बोलेंगे, ये याद रह जाएगा। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे करंट अफेयर्स में, क्योंकि हम जीके नहीं पढ़ रहे हैं। जीके या जीएस में क्या संभावना रहती है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो थोड़े से भले कुछ ऐसे शब्दावली होंगे जो शुरुआत में आपको कठिन लगे, लेकिन उसमें एक ही चीज़ को बार बार आपको रिवाइज करना है। चाहे जो भी एग्जाम देंगे, चाहे जितने भी साल तक एग्जाम देंगे, आपको उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, तो उनसे आप फ्रैंक हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में आपको हर बार कुछ नए शब्दावली देखने को मिलेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है। 2-4 बार उसको रिवाइज करेंगे। इसको कब तक याद रखना है, जो भी रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं तब तक याद रखेंगे। उसके बाद में 1 साल 2 साल बाद अगर फिर कोई नए एग्जाम है, उस समय ये सारे करंट अफेयर आपको फिर से अपडेट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मिजोरम में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे जोरम पीपल्स मूवमेंट, इस पार्टी ने चुनाव जीता है और 27 सीटों के साथ ये विजयी रहे हैं। ठीक है, टोटल मिजोरम में टोटल कितनी सीट्स हैं, 40 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, मुख्यमंत्री का नाम है यहाँ पे लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा, इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री। अब इसी के साथ में हमने ये देखा कि
टोटल कितने राज्यों में अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ को मिला करके यहाँ पर टोटल हम 5 राज्यों के इलेक्शंस के रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत करके आई है, तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, और मिजोरम में ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट इस पार्टी ने चुनाव जीता है। ठीक है, अब भारत में क्या सिर्फ यही 5 राज्य हैं? राज्य तो बहुत सारे हैं, तो क्या यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं? इलेक्शन हो चुके हैं, और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कुछ राज्यों में इलेक्शन होने की संभावना बनेगी। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट, मतलब जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनवरी 2023 में, ठीक है, जनवरी 2024 में यहाँ पे कौन कौन से राज्यों में कौन से मुख्यमंत्री हैं, ठीक, इतनी बात हमको याद रखनी ज़रूरी है। पूछ सकता है हाल, वैसे तो करंट अफेयर का मतलब है कि रिसेंटली कहाँ पे क्या हुआ है वो चीज़ पूछा जाएगा, लेकिन अगर किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री बहुत फेमस हैं, उन्होंने कुछ रिसेंटली कुछ बड़े प्रोजेक्ट, कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति न्यूज़ में है तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के से संबंधित न्यूज़ को करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने सिर्फ नवंबर दिसंबर के आसपास हुए 5 राज्यों के इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है। 2023 में ही कर्नाटक में इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे मार्च के आसपास यहाँ पे इलेक्शन कंप्लीट हुए थे, और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? मुख्यमंत्री बनाए गए थे यहाँ पे सिद्धारमैया। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। अब यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं? 224। कर्नाटक में 224 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 135 सीटों पर विजय प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया, यहाँ पे कांग्रेस का 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस यहाँ पे जीत करके आई है। इसके अलावा मिजोरम में ZPM, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे फिलहाल बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ठीक, अब आपको कौन कौन से राज्यों में कौन मुख्यमंत्री है, ये बेसिक सा एक लिस्ट है, इसे याद रखना है। ठीक, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, हाल ही में इनका नाम हमने पढ़ा था। पंजाब में भगवंत मान सिंह के बारे में भी आपको पता है, बीजेपी आपके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, यूपी में योगी आदित्यनाथ, बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ओडिशा में नवीन पटनायक, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल, मध्य प्रदेश में अभी हमने पढ़ा मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, YS जगन मोहन रेड्डी, इनको जगन मोहन रेड्डी के नाम से ही लोग ज़्यादा जानते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, गोवा में प्रमोद सावंत, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, तमिलनाडु में MK स्टालिन, केरल में पिनराई विजयन, इनको P विजयन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, सिक्किम में PS गोलय, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, असम में हेमंत बिश्वा शर्मा, मणिपुर में N बीरेन सिंह, मेघालय में कोनराड संगमा, मिजोरम में अभी हमने पढ़ा था लाल दुहोमा, नागालैंड में निफ्यू रियो और त्रिपुरा में मानिक सा। ठीक है, इतने लोगों के नाम कम से कम आपको टिप्स में न रहें, कि फिंगर टिप्स में न रहें कि तुरंत याद आ जाए। कोई आपको राज्य का नाम पूछे और तुरंत वहाँ के कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम याद न आए, तो भी इतनी रिवीजन होनी चाहिए कि कम से कम 4 ऑप्शन में से देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं। तो इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसका कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, आपको अगर कोई ट्रिक्स के थ्रू आप याद करना चाहें तो इन छोटी छोटी चीज़ों में इतना एनर्जी लगने वाला है कि यही एनर्जी अगर आप स्टैटिक पोर्शन में लगाएंगे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या बाकी के सब्जेक्ट्स में लगाएंगे, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। उसे आपको परमानेंट याद करके रखना है।
लेकिन इन चीज़ों को आपको रिवीजन के भरोसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 5 रिवीजन के बाद में इतनी कैपेसिटी रहनी चाहिए आपके पास में कि ऑप्शन में से एलिमिनेट कर पाएँ, ऑप्शन देख करके याद आ जाए कि हाँ आपने इस राज्य से संबंधित इस मुख्यमंत्री का नाम पढ़ा हुआ है हाल में, ठीक है। अब ये तो था मुख्यमंत्री से संबंधित चीज़ें, ठीक। और यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो कितनी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुका है, ठीक है। जैसे कि नागालैंड में नेफ्यू रियो ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा में मणिक साहा 2nd टाइम इनका टर्म है। मेघालय में कोनराड संगमा ये भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। नेक्स्ट हमें एक और टॉपिक पे अब रिवीजन करना है या उसको कवर करना है जो कि शायद यहाँ पर दिया नहीं गया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है इस मैगज़ीन में या इस टॉपिक के बारे में। जब विधानसभा चुनाव हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर एक और चीज़ हमको कवर करना चाहिए। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री है, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संबंध में विशेष रूप से आपको एक और चीज़ याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख मंत्रालय किनको बांटे गए हैं या छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा मंत्री अभी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहीं पर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, हम इसी में अपना काम चला लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ में इस समय बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का मतलब क्या होता है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पॉलिटी की क्लासेस में। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है ये सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं दोबारा उन चीज़ों को रिवाइज करके समय ख़राब नहीं करूँगा आपका भी। अब कैबिनेट में आपको पता है कि कुछ मुख्य रूप से जो बड़े विभाग हैं जिनको कि बांटे गए हैं केंद्र या संसद के स्तर पर। भाई संसद में तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे का मतलब कितना है कि क्या सभी को मंत्री बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मंत्रियों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया गया है। राज्य में या संसद में, राज्य की विधानसभा में या संसद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 15% मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर राज्य की बात करें तो ये तो था आपका संसद और विधानसभा दोनों के लिए 15% मैक्सिमम सीट हो सकता है मंत्रियों के लिए, ठीक है। 15% क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर राज्य की बात करें तो सपोज कहीं पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, मान लो कहीं पे 40-50 सीट्स ही हैं, तो वहाँ पर 15% के हिसाब से तो बहुत कम लोगों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक मिनिमम नंबर भी फिक्स कर दिया गया है कि किसी राज्य में मिनिमम कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए किसी भी राज्य में, चाहे वहाँ पर 40 लोगों की विधानसभा है, 50 लोगों की विधानसभा है, 100 लोगों की विधानसभा है, कम से कम 12 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, 15% विधायकों या सांसदों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन राज्यों में कम से कम 12 लोगों को मंत्री बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो छत्तीसगढ़ में जब कैबिनेट या विभाग बांटे गए हैं तो कितने लोगों को यहाँ पे मिनिस्टर बनाया गया है, कितने लोगों को यहाँ पे मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में टोटल 12 विधायक, छत्तीसगढ़ में इस समय टोटल 12 विधायकों को मंत्री के रूप में दायित्व सौंपे गए हैं। अब ये 12 को कौन कौन से हैं इसको ध्यान रखना है। तो इन 12 में से सबसे पहले तो हो गए हमारे सीएम, ठीक। सीएम भी मंत्री के ही रूप में काम करेंगे। तो सीएम कौन है यहाँ पे, श्री विष्णुदेव साय, ठीक है, विष्णुदेव साय।
विष्णुदेव साय जी को यहाँ पर क्या बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक, और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इनको कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा याद रखिए कि एक तो ये चाहें तो सारे विभाग बांट सकते हैं या चाहें तो ज़्यादातर विभाग अपने पास रख सकते हैं। तो इनके ऊपर रहता है, क्योंकि सीएम या पीएम के रूप में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करे। अब सीएम साहब की मर्जी थी कि वो कौन कौन से विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पर विष्णुदेव साय जी के पास कौन कौन से विभाग इस समय हैं, तो इनके पास है सामान्य प्रशासन विभाग, इसके बारे में तो नहीं पूछेगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है खनिज विभाग, खनिज विभाग सीएम विष्णुदेव साय जी अपने पास रखा है। ऊर्जा विभाग ये भी इन्हीं के पास में है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने पास और क्या चीज़ रखा है, परिवहन विभाग भी इन्होंने अपने पास रखा है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मिसलिनियस हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप सीजी की जो विधानसभा की वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अपडेटेड लिस्ट आपको मिल जाएगा कि एट प्रेजेंट जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय कौन कौन किस विभाग के मंत्री के रूप में काम कर रहा है, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कैबिनेट के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन लोगों को यहाँ पे मंत्री बनाया गया है और क्या क्या विभाग बांटे गए हैं, इस चीज़ को फोकस रखना है। दूसरा है, यहाँ पे कुछ लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे वाइस सीएम भी बनाया गया है। तो 2 लोगों को यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन कौन है, एक तो है अरुण साव, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरुण साव जी को कुछ विभाग भी सौंपे गए हैं। कौन कौन से, तो एक तो है पब्लिक हेल्थ वाला और एक है लोक निर्माण वाला। ठीक, तो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या PWD एक लोक निर्माण के अंदर आने वाली एक संस्था है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ लोक निर्माण हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, लोक स्वास्थ्य। इसके अलावा इनके पास में ही नगरीय प्रशासन वाला भी, नगरीय प्रशासन विभाग भी अरुण साव जी को सौंपा गया है। ठीक, तीसरा है, एक और व्यक्ति को यहाँ पे वाइस सीएम बनाया गया है। किनको बनाया गया है, विजय शर्मा को भी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो एक महत्वपूर्ण पद है गृह मंत्रालय। ठीक है, होम मिनिस्ट्री, तो गृह मंत्रालय हो गया, जेल हो गया। ठीक है, ये भी इनको सौंपा गया है। ठीक है, इसके अलावा पंचायत से संबंधित मंत्रालय भी विजय शर्मा जी के पास है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, ये भी किनके पास में है, तकनीकी शिक्षा विजय शर्मा जी के पास में है। नेक्स्ट, ये तो हो गए हमारे सीएम और वाइस सीएम, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से संबंधित जो 3 नाम हैं वो हम देख चुके हैं। चौथे नंबर पे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। ठीक है, अब यहाँ से सीएम वाइस सीएम वाला तो चीज़ खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, इनको कौन कौन से विभाग बांटे गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया गया है स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा। बृजमोहन अग्रवाल जी को क्या क्या दिया गया है, स्कूल और उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा। इसके अलावा पर्यटन एवं संस्कृति, पर्यटन विभाग भी इनको सौंपा गया है। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पर्यटन क्यों महत्वपूर्ण है? राम वन गमन पथ परियोजना, इसकी वजह से पर्यटन से संबंधित इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कहाँ पे पर्यटन विभाग किसके पास है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, बृजमोहन अग्रवाल जी को स्कूल शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा भी कुछ विभाग हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं हैं, ठीक। 5वें नंबर पे राम विचार नेताम। राम विचार नेताम, राम विचार नेताम जी के पास क्या क्या विभाग हैं? इनको दिया गया है आदिम जाति विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, ठीक है। आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, ये सारे विभाग, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग वाला जो इनके विकास उत्थान से संबंधित विभाग, ये भी इनको दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि विभाग भी किसके पास है? रामविचार नेताम जी के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण, ये भी रामविचार नेताम जी को दिया गया है। नेक्स्ट है दयाल दास बघेल। दयाल दास बघेल जी, इनको कौन से विभाग दिए गए हैं? इनको मिला है फूड, खाद्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता संरक्षण विभाग किसको मिला है? दयाल दास बघेल जी को। नेक्स्ट है केदार कश्यप। केदार कश्यप, केदार कश्यप जी को क्या मिला है? वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है इस वर्ष। वन विभाग किसके पास में है? केदार कश्यप जी के पास में है, ठीक है। वन हो गया, जल संसाधन विभाग हो गया, ठीक है, और कौशल विकास हो गया, कौशल विकास, और एक लास्ट है सहकारिता, सहकारिता, ठीक है। तो वन हो गया, जल हो गया, कौशल विकास हो गया, सहकारिता हो गया, ये सभी किन के पास में है? केदार कश्यप जी के पास में है, ठीक है। अभी हसदेव बचाओ आंदोलन की वजह से वन विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लखनलाल देवांगन। लखनलाल देवांगन, ठीक है। लखनलाल देवांगन जी के पास कौन से विभाग हैं? इनको दिया गया है उद्योग और श्रम मंत्रालय, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्रालय, ठीक है। उद्योग एवं श्रम मंत्रालय किसके पास में है? लखनलाल देवांगन जी के पास में है। नेक्स्ट है श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास कौन से विभाग हैं? इनको दिया गया है परिवार कल्याण और चिकित्सा विभाग, परिवार कल्याण विभाग दिया गया है, चिकित्सा विभाग इनके पास में है। इसके अलावा असल में ये चिकित्सा शिक्षा है, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा ये बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में है, और श्याम बिहारी जी के पास मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित जो विभाग है श्याम बिहारी जायसवाल जी को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस वर्ष के सबसे पसंदीदा प्रत्याशियों में से एक रहे हैं ओपी चौधरी। ओपी चौधरी, ओपी चौधरी आपको पता है पूर्व आईएएस रह चुके हैं। इनको कौन से विभाग दिए गए हैं? इनको दिया गया है वित्त विभाग, ठीक है, वित्त विभाग। इसके अलावा
आवास एवं पर्यावरण। इसके अलावा सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, डाटा एकत्रित करने का और जो जारी करने का काम करता है सांख्यिकी विभाग करता है। ठीक है, चाहे किसी चीज़ से भी संबंधित डाटा हो, जनसंख्या से संबंधित डाटा हो, आर्थिक विकास से संबंधित डाटा हो। ठीक है, तो डाटा इकट्ठा करने और जारी करने का काम सांख्यिकी विभाग का होता है। ओपी चौधरी वित्त विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग और सांख्यिकी विभाग। इसके अलावा एक महिला मंत्री भी हैं, इनका नाम है लक्ष्मी रजवाड़ी। लक्ष्मी रजवाड़े। लक्ष्मी रजवाड़े जी को क्या मिला है? तो एकमात्र महिला मंत्री हैं यहाँ पे, और इसीलिए इनको महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और मंत्रालय है समाज कल्याण विभाग। तो महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट और लास्ट, टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा। ठीक है, इनको क्या मिला है? इनको दिया गया है खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग। युवा कल्याण विभाग। इसी के साथ इनको दिया गया है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। ये इतने लिस्ट हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के और उनके वर्तमान में जो उनको विभाग सौंपा गया है। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय थोड़ा सा इसको अपडेट करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को यहाँ पे विभाग सौंप दिया गया है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान जब भी चाहे मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का विभाग उठा करके किसी दूसरे को दे सकता है। इसीलिए बहुत ठीक से ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे उस समय करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है। ये ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति का, किसी मंत्री का विभाग बदला तो नहीं गया है, और जब भी आप इसके बारे में न्यूज़ सुनते हैं तुरंत उसको अपडेट कर लीजिए, तो यह ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हो गए। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, चाहे तो साथ में बोलते चलेंगे। सीएम हो गए विष्णुदेव साय, वाइस सीएम उप मुख्यमंत्री हो गए अरुण साव, वाइस सीएम एक और हो गए विजय शर्मा जी। विष्णुदेव साय जी के पास क्या क्या है? खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया। अरुण साव लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन। विजय शर्मा जी के पास क्या हो गया? गृह और जेल। नेक्स्ट बृजमोहन अग्रवाल जी के पास क्या क्या है? बृजमोहन अग्रवाल जी के पास है शिक्षा। शिक्षा में कौन सा? स्कूल और कॉलेज वाला। ठीक है, कॉलेज वाले में भी आपका मेडिकल शिक्षा इंक्लूड नहीं है। उच्च शिक्षा में सिर्फ आपका जो बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम ये सारा कुछ वाला एजुकेशन जो है वो किसके पास में? बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में। तो शिक्षा और पर्यटन अग्रवाल जी के पास में है। राम विचार नेताम जी आदिवासी और कृषि कल्याण। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण। दयाल दास बघेल जी, इनके पास है खाद्य और उपभोक्ता विभाग। केदार कश्यप जी के पास में है वन हो गया, जल हो गया और सहकारिता। ये महत्वपूर्ण है। केदार कश्यप जी के पास वन विभाग, जल विभाग और सहकारिता विभाग है। लखनलाल देवांगन जी के पास, इनके पास में है वाणिज्य और उद्योग या श्रम मंत्रालय। उसके बाद में श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास में है परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। ओपी चौधरी जी के पास में क्या क्या है? वित्त विभाग है, पर्यावरण है और सांख्यिकी है। वित्त विभाग, पर्यावरण और सांख्यिकी ओपी चौधरी जी के पास में है। लक्ष्मी रजवाड़े एकमात्र महिला है यहाँ पे, तो महिला एवं बाल विकास विभाग किनको दिया गया होगा? ठीक है, लक्ष्मी रजवाड़े जी को। फिर है टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा जी के पास में क्या है? इनको मिला है युवा कल्याण और राजस्व या आपदा प्रबंधन। ठीक है, इतने मंत्रियों के नाम, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रालय, ये याद रखना है, 2-3 बार रिवीजन करना है। बहुत समस्या होती है तो एक बार लिख करके इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे एक बार इसको पेस्ट कर देंगे, चिपका के रखेंगे। ठीक है,
एग्ज़ाम होने तक अगर किसी भी प्रकार का न्यूज़ मिलता है आपको, अगर मैगज़ीन किसी न्यूज़ चैनल से या न्यूज़पेपर में, तो तुरंत जिसका विभाग बदला हुआ है उसको वहाँ पर अपडेट कर लेना है। ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही डायनेमिक चीज़ है। आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, हो सकता है 1 महीने बाद इसमें से डेटा चेंज हो चुके हों। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बारे में ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के या जहाँ जहाँ पे भी विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रमुख डाटा है, इसको हमें देख लेना है। खास करके छत्तीसगढ़ से संबंधित जो डाटा है उसको तो बहुत ठीक से ध्यान रखना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में नॉमिनेशन फाइल करने का डेट कब से कब तक था? 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। वैसे नॉमिनेशन के बारे में प्रश्न पूछा नहीं गया है। प्रश्न पूछा गया है हमको वोटिंग कब कब हुआ था, तो 17 नवंबर और 7 नवंबर, 7 और 17 नवंबर, ये 2 फेजेस में छत्तीसगढ़ के इलेक्शन कंप्लीट हुए थे। और रिजल्ट कब जारी हो गया था? 3 दिसंबर को। ठीक है, रिजल्ट कब जारी हुआ है? 3 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन 7 और 17 नवंबर को इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और इलेक्शन का रिजल्ट जारी किया गया था 3 दिसंबर को। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद रखना ही है। इसके बाद में जो इलेक्शन है उसमें किसको बहुमत मिला है? तो बीजेपी को यहाँ पर 54 सीट मिला है। इतनी सी चीज़ याद रखेंगे। बाकी राज्यों के बारे में आप चाहें तो इस पीडीएफ से रीड कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 7-17 नवंबर को इलेक्शन, 3 दिसंबर को रिजल्ट, और बीजेपी को 54 सीट प्राप्त हुए हैं। बाकी को आप एक बार यहाँ से रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 46 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये बता रहा है कि सरकार बनाने के लिए मिनिमम कितना सीट चाहिए। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं विधानसभा की, और इसमें से कोई व्यक्ति अगर आधे से एक ज़्यादा सीट ले आता है, मतलब 45 से एक ज़्यादा सीट, 90 का आधा कितना होगा? 45 होगा ना। तो 45 से एक ज़्यादा सीट अगर ले आता है तो वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी, या वो पार्टी अपना सरकार बना सकती है। तो यहाँ पर नीड कितने की थी? 46 की आवश्यकता थी। बीजेपी को प्राप्त कितना हुआ है? 54। ठीक है, यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। जैसे कि अगर मिजोरम में देखें तो वहाँ पर 20 सीटों की आवश्यकता थी, एक ज़्यादा उन्होंने प्राप्त किया, मतलब 21 सीट वहाँ पर अगर कोई ले आए तो सरकार बना सकते हैं। इसका मतलब है कि 20 दूनी 40 सीट वहाँ पर विधानसभा में दी गई हैं। वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में 116 सीट, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर कोई भी पार्टी अगर चुनाव में ले आती है तो उनको यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 116 में एक कम कर दिया तो 115, और 115 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 230। ठीक है, 230 सीटें वहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा में आवंटित की गई हैं। और राजस्थान में टोटल 200 सीट्स हैं। और इसके अलावा तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? तो तेलंगाना में 118 सीटों की क्या है वहाँ पे कैबिनेट आपका विधानसभा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे। खास करके विशेष रूप से मैं जिस पर फोकस कर रहा हूँ वो है छत्तीसगढ़। ठीक, नतीजों के बारे में दिया गया है, हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित डेटा आपको विशेष रूप से याद रखना है। बीजेपी चुनाव जीती है, 54 पार्टी प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस जो है वो सेकंड ज़्यादा सीट प्राप्त करने वाली पार्टी है, 35 सीट्स इनको प्राप्त हुए हैं। 1 सीट मिला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। ये क्योंकि कोई एक ऐसा पार्टी है जो कि अचानक जीत करके आया है, और वहीं पे इसने सिर्फ 1 सीट प्राप्त किया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी पार्टी को छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में केवल 1 सीट प्राप्त हुआ है विधानसभा में? तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं? 90 सीट। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है इस मैगजीन के अंदर, ये है वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। ठीक, और वर्ल्ड कप 2023 किससे संबंधित हो जाएगा? आपका खेल और खिलाड़ी से संबंधित हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना है कि प्रमुख खेल कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट हैं, और खास करके कौन से खिलाड़ी इस पूरे मैच में या पूरे खेल के दौरान में बहुत हाईलाइटेड रहे हैं। ठीक।
ठीक है, चाहे किसी भी संदर्भ में, चाहे बहुत ज़्यादा रन बनाने के संदर्भ में हो या बहुत ज़्यादा विकेट लेने के संदर्भ में हो, तो जिस भी क्षेत्र में उनका वर्चस्व रहा है उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण होगा। ठीक, अब हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत में। कब हुआ था? तो अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ था। ठीक, बहुत ज़्यादा डेट्स यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। इवेंट के डेट तभी महत्वपूर्ण है जब ये छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे कि अगर इनमें से कोई इवेंट जो है वो अगर छत्तीसगढ़ के किसी ज़िले में हुआ होता, कोई एक आध मैच जो है छत्तीसगढ़ में हुआ होता, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन यहाँ पर डेट याद रखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 भारत में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत में यह चौथा आयोजन था। इसके पहले कब कब आयोजित किए जा चुके हैं इसको आप चाहें तो स्किप करें, लेकिन कितनी बार आयोजित हो गया है ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? शाहरुख खान को। और वर्ल्ड लेवल पे एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को। इसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है, 48 मैच हुए हैं। और जो पहला मैच था ये कहाँ पर खेला गया था? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसका नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, किनके बीच हुआ था? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में। और इसमें पहले मैच में विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भारत इन्वॉल्व नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि इस मैच में भारत इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम रिवीजन के क्रम में या इसको मेमोराइज करने के क्रम में, याद रखने के क्रम में इसको प्रायोरिटी में पीछे रखेंगे। प्रायोरिटी में क्या रखना है? जिस मैच में भारत भी खेल रहा हो। जैसे कि फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, तो अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा डेटा है वो याद रखना हमारी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस मैच में, फाइनल मैच जो हुआ था, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो खेल रहे थे। इसके बाद में ये जो मैच है वो कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद वाले में। इस मैच में कौन जीता कौन हारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस मैच के विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत जो है वो इस मैच को हार गया था। इसके अलावा भारत की तरफ से कप्तानी कौन कर रहे थे? भारत में कप्तान थे रोहित शर्मा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तानी कर रहे थे पैट कमिंस। इसके अलावा इस पूरे मैच में, पूरे इवेंट के दौरान प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया गया? प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है ट्रेविस हेड को। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। इसके बाद में भारत के कप्तान कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने बार ये इवेंट जीता है? ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। यहाँ पे ये डेट भी महत्वपूर्ण है, 19 नवंबर 2023। ठीक है, फाइनल कब कब आयोजित किया गया था? 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप घोषित खेला गया था। और यहाँ पे भारत जो है वो इस मैच में हार गया था। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ है, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो जितने भी मैच हुए हैं, उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इन्होंने पूरे मैच के दौरान, जब तक ये मैच चला था, ठीक है, तो टोटल कितने रन बनाए हैं? 765 रन बनाए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक लाइन में एक फैक्ट याद रखने हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? विराट कोहली। ठीक है, इसके अलावा ये जो विशेष करके जो पॉइंट लिखे गए हैं, इनमें से कुछ बिंदु हैं जो जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? मोहम्मद शमी भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने 24 विकेट लिए थे।
सबसे ज़्यादा रन, एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन हैं? ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, यहाँ पे एक और एंगल से भी आपको इसको पढ़ना है। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लेन मैक्सवेल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्लेन मैक्सवेल किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन दे देगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आपको जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देगा आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। आपको ये याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, मोहम्मद शमी भारत से संबंधित है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तो हमने पढ़ा मोहम्मद शमी, लेकिन एक ही मैच के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है? जिसमें भी मोहम्मद शमी जी का नाम इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद में सबसे ज़्यादा शतक, इस पूरे इवेंट के दौरान सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन है? क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पूरे मैच के दौरान 4 शतक लगाए हैं। उसके बाद में हाफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली। इन्होंने टोटल पूरे मैच के दौरान टोटल 6 अर्धशतक लगाए हैं। सबसे ज़्यादा 6 किसने मारा है? रोहित शर्मा ने। इस पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा 6 मारा है रोहित शर्मा ने। सबसे ज़्यादा कैच किसने लिए हैं? डेरिल मिशेल ने। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट है वो कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है? तो नेक्स्ट इवेंट होगा 2027 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इस मैच के बारे में जो इवेंट 2023 में हुआ है उसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। इस विश्व कप के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा आंकड़े हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? एग्ज़ाम में ऐसे ही लंबे चौड़े इवेंट को मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि जो अभ्यर्थी खेल या खिलाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज होकर के वहाँ पर तुक्का लगाते हैं और जनरली इससे संबंधित जो हमारे लॉजिक हैं काम नहीं करते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कम से कम एक बार हमको पढ़ के जाना है, 2-3 बार रिवाइज करके जाना है। तो सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है? मोहम्मद शमी। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी, ठीक है, ये कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा 6 सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। ये भी जस्ट हम पिछले पेज में इसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, अच्छा ये पहले खिलाड़ी हैं इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक, वनडे क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज़। ठीक है, ये सबसे पहले खिलाड़ी हैं टाइम आउट होने वाले। इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि हम पिछले पेज में भी कंप्लीट कर चुके हैं। खास करके मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा के बारे में याद रखना है। इसके बाद में ये जो इवेंट्स अभी तक चले आए हैं, ठीक है, शुरुआत से लेकर के अभी तक इसमें टोटल जितने इवेंट हुए हैं उनका एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, पुरुष वर्ल्ड कप फाइनल्स का, और कौन विजेता रहा है, कितनी बार विजेता रहा है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि भारत इसमें आप देख लो कि कब कब विजेता रहा है। तो भारत रहा है 1983 में, 2011 में। ठीक है, भारत इसमें कब कब विजेता रहा है इस इवेंट में? पुरुष वर्ल्ड कप फाइनल में 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और वेस्ट इंडीज़ को हरा करके भारत जो है वो इस मैच को जीता था। इसके अलावा भारत ने 2011 वाला मैच भी जीता है। ठीक है, 2011 वाला मैच श्रीलंका को हरा करके इन्होंने ये मैच जीता था। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत कब कब फाइनल खेल चुका है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। पूछा जाए कि भारत कब फाइनल्स में जीता है तो 2 बार, लेकिन भारत कितनी बार फाइनल्स में पहुंचा है तो टोटल 4 बार। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस का नेचर समझ में आ रहा होगा कि एग्जामिनर किस किस तरीके से हमको वहाँ पर घुमा सकता है।
अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत कितनी बार जीता है तो 2 बार। भारत कितनी बार मैच खेल चुका है, मतलब ये फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुका है, तो टोटल 4 बार। यहाँ पर 2003 और 2023 इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। जीते कब कब हैं, 83 वाला और 2011 वाला जीते हैं, लेकिन खेले कब हैं, 83, 2003, 2011 और 2023। ये चारों वर्ष में हमने फाइनल्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इसमें जितनी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, इसको 2-3 बार आप बस सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। इतना अगर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि आप ऑप्शंस देख करके और क्वेश्चन को समझ करके ऑप्शंस में से एलिमिनेशन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लिस्ट दिया भी गया है कि इस इवेंट में किसने कितनी बार विजय प्राप्त किया है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 6 बार और सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ये मैच जीता है, ठीक है। और लेटेस्ट 2023 भी किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। भारत कितनी बार जीत चुका है, 2 बार, 83 और 2011 वाला। खेले कब कब हैं, 83, 2003, 2011 और 2023, ठीक है। तो ये 4 मैच हम खेल चुके हैं। जीते कब हैं, 83 और 2011 में। इसके अलावा पाकिस्तान भी एक बार जीता है, इंग्लैंड भी एक बार जीता है और आपका श्रीलंका भी एक बार जीत चुका है। तो इनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल प्राथमिकता उनको रखनी है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो खेल के बारे में या इस वर्ल्ड कप के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आज की क्लास में हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।